मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो अपने शोहर के साथ हमारे पड़ोस में ही रहने लगी। सर्दियाँ आने वाली थी। एक रोज मेरा भांजा हमारे घर आकर मुझसे कहने लगा कि बाजी आप मेरी पेटी से रजाई निकाल कर बुरवा दें। वो मुझे अपने घर की और पेटी की चाबी देकर गया। जब मैंने पेटी से रजाई निकाली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि पेटी में ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिनका तज़किरा है उनकी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। मैं इन्हीं की ज़ुबानी ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम दो बहनें और दो भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी और दोनों भाई मुझसे छोटे थे। घर में दो वक्त की रोटी जैसे तैसे पूरी हो रही थी। मेरी शादी हो गई। 4 वर्ष में ससुराल में रही। 6 सास की वफ़ात के बाद शोहर के साथ गुजरान आ गई क्योंकि वहाँ उनकी मुलाजमत थी। उन्होंने वहाँ एक मकान किराए पर ले लिया। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे और ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। एक रोज़ जब मैं खाना बना रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शोहर के आने का वक्त नहीं हुआ था। सोचा मोहल्ले की कोई औरत होगी। दरवाज़ा खोला तो मेरे शोहर सामने खड़े थे, मगर उनके साथ एक और शख्स भी था। मुझे देखकर वो शख्स दरवाजे की ओट में हो गया। मेरे शोहर उसे घर ले आए। फिर मुझे मुखातब करके कहने लगे, आज दफ्तर से जल्दी आना हो गया, अचानक मेहमान आ गया, मेरा दोस्त है। मैंने कहा जी खाना तकरीबन तैयार है, बस 5-7 मिनट और लगेंगे। ये कहकर मैं किचन में चली गई। वो दोनों बैठक में जा बैठे। मैंने खाना लगा दिया। मेहमान ने खाना खाकर मोहसन ने उसे बड़ी चारपाई पर आराम करने को कहा और खुद मेरे पास आ गए। उन्होंने बताया, जाहिद मेरा बचपन का दोस्त है, काफ़ी अरसे इससे मुलाकात ना हुई। बेचारा आजकल बुरी हालत में है। इसे मेरे बारे में मालूम हुआ है कि मैं जहाँ रहता हूँ तो ये मुझसे मिलने आ गया। ना उसके पास रहने का ठिकाना है और ना रोजगार। मैंने शोहर को परेशान देखा तो कहा कि आप उसे बैठक में ठहरा लीजिए। मोहसन भी दरअसल मेरी रजामंदी चाह रहे थे क्योंकि जाहिर है कि मेहमान के खाने पीने और बिस्तर का पूरा इंतजाम तो मुझे ही करना था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे शोहर मुतमईन हो गए हैं। कहने लगे, मैं उसे तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे किसी रोजगार का बंदोबस्त नहीं होता तब तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास ही रहो, रोजगार तलाश करते रहो, अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा। अगले रोज मोहसिन ने घर की बैठक जाहिद के हवाले कर दी। मैं सुबह शाम खाना बनाकर उसे भिजवाने लगी। 2 माह तक वो शख्स हमारे घर का मेहमान रहा। उसने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरे शोहर भी अपने जानने वालों से कहते रहते थे कि मेरे एक दोस्त को मुलाजमत की अशद ज़रूरत है। आखिर उनकी कोशिश रंग लाई और जाहिद को एक महकमे में मुनासिब नौकरी मिल गई। अब जब माली तंगी दूर हुई तो वो रहने के लिए अलहदा ठिकाना ढूंढने लगा। जाहिद ने मेरे शोहर से कहा कि वो इसी मोहल्ले में कोई मकान दिलवा दे ताकि आमदोरफ्त में आसानी रहे। मोहसिन ने मकान मालकन से बात की। इन्हीं दिनों बराबर वाला मकान खाली हुआ था। उस औरत ने वो मकान जाहिद को मुनासिब किराए पर दिलवा दिया। यूँ वो हमारा पड़ोसी बन गया। अब एक मसला ये रह गया कि खाना कौन बनाए और उसके लिए खाना अब भी हमारे घर से ही जाता था। मैं चाहती थी कि वो अपना कोई इंतज़ाम कर ले क्योंकि अब वो भी तकल्लुफ़ महसूस करने लगा था। मोहसिन से भी कहता था कि भाभी ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, मैं मज़ीद ज़हमत नहीं देना चाहता। आखिर मेरे शोहर ने उसे मशवरा दिया कि भाई सबसे बेहतर यही है कि शादी कर लो, कब तक कोई तुम्हें खाना खिलाएगा। जाहिद हंस कर बोला, यार मोहसिन शादी करके क्या करना है, तू ही कराएगा मेरी शादी। मोहसिन मुस्कुराकर कहने लगा, हो सकता है अल्लाह कोई सबब बना दे। मेरी छोटी बहन नादिया की उम्र निकली जा रही है, अगर माँ राजी हो जाए तो तुम दोनों की शादी हो सकती है। मैंने कहा, लेकिन मोहसिन जाहिद तो बिल्कुल अकेला है, हमें क्या मालूम कि वो कैसा आदमी है। मोहसिन बोले, अरे भाई वो नहायत शरीफ आदमी है, हम बचपन से साथ रहे हैं, कोई बुरी आदत नहीं है। शादी के बाद नादिया भी हमारे पास आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। यूं माँ से बात की गई। माँ ने सोचकर कहा, अगर लड़का अच्छा है तो ठीक है, तुम लोग खुद समझदार हो, फैसला कर लो। यूं जाहिद और नादिया की शादी हो गई। जेवर और कपड़े मैंने अपनी तरफ से बहन को दिए क्योंकि जाहिद के पास इतने वसाइल नहीं थे। शादी का खर्च भी हम नहीं उठाया। मुझे यकीन था कि नादिया शादी के बाद खुश हो जाएगी और उसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और हुआ भी यही कि शादी के बाद वो तंदुरुस्त हो गई और चेहरे पर रौनक आ गई और वो और जाहिद खुश रहने लगे।
साल बाद नादिया का घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हुरिया रखा गया और बहुत प्यारी गोल मटोल सी बच्ची थी। चूंकि मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं थी इसलिए वो मुझे बहुत अजीज थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बहन बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस किया। अब मैं बहन और बांजी दोनों को देखती और साथ ही बहनोई जाहिद को भी खाना देती थी। मेरी बहन हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। तकरीबन 6 माह बाद ही चल बसी। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी, लेकिन जाहिद का तो घर ही उजड़ गया था। नन्ही बच्ची सबको देखकर उदास रहती थी। जाहिद मरा था, लिहाजा रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जाना जरूरी था। तभी उसने हुरियो को मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर दिया और कहा कि अब जी आपकी बच्ची, आपने इसकी परवरिश करनी है। जाहिर है बहन की वफात और बांजी के यतीम हो जाने पर बहुत ज्यादा रोया करती थी। मेरे शोहर मोहसिन भी कहते थे कि मेरे दोस्त की किस्मत अच्छी नहीं निकली। मोहल्ले में आज तक किसी को ये तक मालूम नहीं कि हम रिश्तेदार हैं या गैर। मेरी बहन ने वफात से 2 रोज कबल जाहिद से वायदा लिया था कि मेरी बच्ची को बाजी के सुपुर्द कर देना और खुद जहाँ चाहो शादी कर लेना। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 1 साल बाद मैंने और मोहसिन ने जाहिद को मशवरा दिया कि वो दोबारा शादी कर ले। बच्ची तो हमारे पास है, वो अपना घर बसा ले, मगर उसने इनकार कर दिया। वो कहता था जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल गया, अब मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजारूंगा। कुछ अरसे बाद मुझे हैरत तब हुई जब मोहल्ले की औरतों से मालूम हो कि वो घर की मालकिन सरवरी बेगम के घर भी अक्सर आता जाता है और सरवरी का शौहर सऊदी अरब में रोज़गार के लिए गया होता और वो घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी। मैंने इन औरतों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब कुछ और लोगों की बातें सुनी तो एक दिन खुद ही मोहसिन ने जाहिद से पूछ लिया तो वो बरहम हो गया। कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। इस बेचारी औरत का शोहर प्रदेश में, जब उसे कोई बाहर के काम कराने होते हैं मुझसे करा लेती है। बस इतनी सी बात है, उस पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। मेरे शोहर जी सुनकर खामोश हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि सरवरी बेगम रात के वक्त भी जाहिद के घर आती जाती है, उसे कई लोगों ने देखा है। सर्दियाँ आ गई। मेरे बांजे ने मुझसे कहा अगर रजाइयाँ निकाल कर बुला दे। एक रोज़ जब जाहिद हमारे घर आया तो यूँ रजाइयों का जिक्र छिड़ गया। मैंने बताया कि मैं आज ही बुरा ली है। जाहिद बोला मुझे भी रजाई बुरवा दीजिए, मुझे रात को सर्दी लगती है। मैंने कहा ठीक है, मैं बुरवा दूंगी। जाहिद को उस वक्त मौसम के साथ कहीं जाना था, इसलिए मैंने कहा तो मुझे अपने घर और पेटी की चाबी दे दो, मैं रजाई निकाल लूंगी। उसने मुझे चाबियां दे दी। उसी रोज कई और बिस्तरों वाली पेटी खोल कर रजाई निकालने लगी। जो ही मैंने ऊपर वाली रजाई उठाई तो नीचे से कुछ तस्वीरें और हाथ से लिखे हुए खत फर्श पर गिर गए। मैं ये देखकर हैरान रह गई। वो सरवरी बेगम के मोहब्बत नामे थे जो जाहिद के नाम थे। उनके साथ दोनों की एक ली हुई तस्वीरें भी थी। उसका मतलब ये था कि वो दोनों बाहर भी मिलते थे। एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की माँ जिसका शोहर रोजी कमाने परदेश गया था। उसका एक गैर मर्द से इस तरह का तअल्लुक देखकर मुझे बहुत नफरत महसूस हुई और साथ ही अपने बहनोई के बारे में जो नेक राय मेरे दिल में थी वो भी टूट गई। मैं तो लोगों की बातों पर यकीन नहीं करती थी, मगर अब सच मेरे सामने था। मैंने वो तमाम खतूत और तस्वीरें उठाकर उधर, जब जाहिद को ख्याल आया कि कहीं रजाई के साथ उसके राज खुल ना गए हों, तो उसने अपनी पेटी खोली और वहाँ तस्वीरें गायब देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं वो उठा लाई हूँ। वो फौरन हमारे घर आया, मुझसे पूछने लगा और जब मैंने सच बताया तो उल्टा मुझ पर ही नाराज हो गया। हम मियाँ बीवी से झगड़ पड़ा। उसने अपने वो जेवरात और रकम भी वापस ले ली जो उसने हमारे पास अमानत के तौर पर रखी थी। यही नहीं, अगले रोज अपनी बच्ची भी हमसे ले गया और हमसे बोलचाल बंद कर दी। सबसे बड़ी हैरत तो ये हुई कि उसने बच्ची को सरवरी बेगम के सुपुर्द कर दिया। मेरे लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बच्ची जो हर वक्त मेरे पास रहती थी अब साथ वाले घर में रोती रहती थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो मुझे अम्मी कहकर बुलाती थी। उसकी रोती हुई आवाज़ जब दीवार के इस पार से आती तो मेरा कलेजा फट जाता। मैं रोती रहती। मोहसिन भी मेरी ये हालत देखकर बहुत गमगीन था। आखिर उन्होंने फैसला किया कि ज़्यादा से झगड़ने की बजाय हम मकान ही तब्दील कर लेते हैं। ना बच्ची की आवाज़ सुनाई दी और ना ही दिल दुखे। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने जाहिद को समझाया था कि वो गैर औरत से गलत ताल्लुकात न रखे। अगर शादी करनी है तो किसी मुनासिब लड़की से निकाह कर ले, हम खुद मदद करेंगे। मगर वो जिद पर उतर आया और हमें दुश्मन समझ बैठा।
बुरी बात का अंजाम बुरा ही होता है। उस रोज जब हम घर छोड़कर जा रहे थे तो मोहल्ले के बहुत से लोग हमें रुखसत करने आए। साहब ने पूछा क्या बात है, इतने बरसों का साथ रहा, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हम अच्छे पड़ोसी थे, अब कैसे लोग आएंगे। मोहसन ने बस इतना कहा मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। वो कुछ सामान लेकर पहले चले गए, बाकी सामान और मुझे दूसरे चक्कर में लेकर जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में सरवरी बेगम हमारे घर आ गई और मुझसे झगड़ने लगी। वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मोहसन जब वापस आए तो देखा कि मेरा उससे सख्त झगड़ा हो चुका है और मोहल्ले की औरतें भी जमा हो गई थी। सब कहने लगे इतने बरसों तुम लोग जहाँ रहे कोई झगड़ा नहीं हुआ तो ये क्या माजरा है और तुम लोग क्यों घर छोड़कर जा रहे हो। अब झगड़ा भी हो गया। तब मैं फट पड़ी कि ये औरत अपनी मोहब्बत नामे मांग रही है जो उसने मेरे बहनों इजाहत को लिखे हैं, मगर जो मेरा हाल कर रही है मैं उसे बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर दूंगी तो इजाहत को दूंगी क्योंकि मैंने वो उसकी बिस्तरों वाली पेटी से उठाए थे। ये मांगने वाली कौन होती है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता मैं सारे खतूत तस्वीरें आपको भी दिखा सकती हूँ। मेरी ये बात कहने से तूफान आ गया। बात मगार कुटाई तक पहुँच गई। जब मोहसन घर पहुँचे तो हमारी हाथापाई हो रही थी। मोहसन मुझसे कहने लगे कि इसमा मुझे तुम्हारी नादानी पर बहुत अफसोस है। जब मैंने तुमसे कहा था कि झगड़ा ना करना, किसी बात का जिक्र जुबान से ना निकालना, तो ये बात तुम्हारे मुंह से क्यों निकल गई। असल मुझे अपनी नन्ही बांजी से जुदाई का भी यादगाम था। वो औरत कुछ भी ना होते हुए भी बच्ची को मेरे पास ना आने देती थी। बस इसी दुख ने मुझसे ये बात कहलवा दी। हम नए मकान में चले गए मगर वहाँ आकर भी खुश ना थी। एक तो मेरी शादी को 13-14 साल गुजर गए थे मगर औलाद ना हुई थी, और दूसरी तरफ जिसे बेटी बनाकर पाला वो मुझसे छिन गई। ऊपर से दुख ये कि वो सरवरी जैसी औरत के कब्जे में थी। मैं उसे नए घर में बहुत उदास और बेसुकून रहने लगी। होरिया की जुदाई और बहन की वफात ने मुझ पर गहरा असर डाला था और मेरी मरहूम बहन की निशानी थी। चंद माह तक मैं इस गम में घुलती रही। आखिर एक रोज सब्र न कर सकी, तभी अपने पुराने मोहल्ले चली गई और जो ही रक्षा पुराने घर के करीब रोका मैंने देखा कि हुरिया दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसने फौरन मुझे पहचान लिया और अम्मी कहकर दौड़ती हुई मुझसे लिपट गई। उसका वालहाना मोहब्बत देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और इन्हीं लम्हात में उसे अपने साथ रक्शे में बिठाकर घर ले आई। वो भी मेरे साथ आकर बहुत खुश थी। जब मोहसन घर लौटे तो उन्हें सब माजरा पता चला। उन्होंने मुझे डांटा और कहा तुमने ये क्या हरकत की, अब जाहिद तुम पर अपनी बेटी के अगवा का केस करवा देगा। मैंने बच्ची को मोहब्बत में उठाकर लाई थी मगर जाहिद थाने जाने की तैयारी में लगा हुआ था क्योंकि मोहल्ले की औरतों ने मुझे देखा था कि मैं उसकी बेटी को रक्शे में बिठाकर ले जा रही हूँ। जाहिद ने वाकई हम पर बच्ची के अगवा का केस दर्ज करवा दिया था। तब मोहसन भागते हुए उसके पास गए और कहा कि यार ऐसा ना करो, तुम जानते हो मेरी बीवी तुम्हारी बच्ची से कितना प्यार करती है। वो मोहब्बत में मजबूर होकर उसे अपने साथ ले आई थी। मैं खुद अभी उसे वापस पहुंचाने आ रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, ना ही बात को थाने तक ले जाओ। मगर जाहिद बेइज्जत था कि नहीं अब बात थाने में होगी। बड़ी मन्नत समाजित के बाद मोहसन ने उसे मना लिया कि हम सुबह ही बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देंगे। जाहिद मान गया और कहा ठीक है, तुम बच्ची को 1-2 दिन अपने पास रख लो ताकि मैं केस वापस ले सकूं। 2 दिन गुजरे थे कि दोपहर के बाद जब मोहसन दफ्तर से वापस आए थे दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा जाहिद पसीने में शराबूर घबराया खड़ा है। उसके बदन पर मुनासिब लिबास भी नहीं था, ना ही पाँव में जूते थे। मोहसन उसे अंदर ले आए और पूछा खैरियत है, क्या हुआ। जाहिद बोला नहीं यार खैरियत नहीं है, तुम खुद कहते थे कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मोहसन ने उसे पानी पिलाया, अपने कपड़े पहनने को दिए और तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और बताओ बात क्या है। जाहिद ने बताया कि आज दोपहर में सरवरी के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक उसका शोहर बगैर इतला के आ गया। मैंने दरवाजे की कुंडी ठीक से नहीं लगाई थी। वो खामोशी से सेन से होता हुआ कमरे तक पहुंच गया। हम दोनों बेखबर बैठे थे क्योंकि समझते थे कि वो तो बाहर मुल्क में है। अचानक आफताब आई तो होश उड़ गए। दरअसल लोगों से उसे पहले ही शुबा हो गया था उसकी बीवी का किसी दूसरे शख्स से ताल्लुक है, मगर वो कुछ सबूत न होने के बायस खामोश था। आज वो अचानक आ गया तो उसके बच्चों ने बताया कि माँ साथ वाले मकान में अंकल जाहिद के घर गई है क्योंकि उसकी आदत थी कि वो दोपहर को मेरे घर आती थी। जब उसने अपनी बीवी को मेरे साथ देखा तो आग बगोला हो गया। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला मगर नहीं जानता कि उसने अपनी बीवी का क्या हाल किया। मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। अब मैं वापस नहीं जा सकता, वो मुझे मार डालेगा।
मेरे मकान का दरवाज़ा भी खुला है, सारा सामान जेवर और जमा पूंजी अंदर पड़ी है, तुम किसी तरह वहां जाकर देख लो कि क्या हुआ। मोहसिन फौरन मोटरसाइकिल लेकर पुराने मोहल्ले गए। वहां जाकर उन्होंने जाहिद के मकान की कुंडी बजाई, मगर कोई जवाब ना आया। इतने में चंद आदमी इकट्ठे हो गए, सब गुस्से में थे। मोहसिन ने कहा, आप लोग जानते हैं कि मेरा जाहिद से झगड़ा हुआ था, इसलिए हम यहाँ से चले गए थे। आज किसी काम से आया हूँ। दरअसल जाहिद ने अपनी बच्ची के अगवा का पर्चा हम पर दर्ज कराया था, इसी सिलसिले में बात करना चाहता था, मगर यहाँ तो कुछ और माजरा मालूम होता है। वो लोग बोले, तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम ही उसका सामान उठा कर ले जाओ, वरना हम आग लगा देंगे। हम उसे दोबारा इस गली में नहीं देखना चाहते, वरना खून खराबा होगा। गज़ब खुदा का वो बेगारत एक शरीफ आदमी की गैर मौजूदगी में उसके घर जा रहा था। दूसरे लोग ये कह रहे थे कि सरवरी का शोर तो शायद अपनी बीवी को कत्ल कर देता, अगर हम दरमियान में न पड़ते तो वो मर जाती। वो जख्मी हालत में अस्पताल में ले जाई गई, अब उसका शोर थाने में बैठा है। हमने गवाही दी कि मियाँ बीवी में घरेलू झगड़ा था और बाद रफा दफा हो गई। हमने जाहिद का नाम नहीं आने दिया ताकि बदनामी ना हो, क्योंकि असल में कसूर उसी ही का था, और शोहर इतने बरसों बाद बच्चों के लिए खुशियाँ लेकर आया था, और घर में ये हाल देख लिया। मोहसिन ने इन लोगों से वायदा किया कि वो जाहिद का सामान उठा लेंगे और उससे कभी वापस नहीं आने देंगे। लोगों ने भी कहा, बेहतर है पुलिस में ना जाओ, वरना तुम खुद ही फंसोगे। इस तरह कुछ मुअज़्ज़ज़ मोहल्लेदारों की मौजूदगी में मोहसिन ने जाहिद का सामान उठाकर रसीद लिख दी और मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद वो भी इस मोहल्ले में नहीं गए। जाहिद कुछ अरसे रूपोश रहा, उसके बाद सरवरी को उसके शोहर ने तलाक दे दी। वो बच्चों के साथ तन्हा रह गई, जबकि हूरिया मेरे पास थी। मगर एक साल बाद मुझे फिर एक दचका लगा, यूं कि एक रोज़ जाहिद अचानक बगैर इतला आए हूरिया को स्कूल से ले गया और कहीं गायब हो गया। मोहसिन ने उसकी मुलाजमत की जगह से पता कराया तो पता चला कि वो नौकरी छोड़ चुका है। मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी। मेरी खातिर मोहसिन ने हर जगह तलाश की, मगर जाहिद और हुरिया को कुछ सुराग न मिला। मेरा दिल अब किसी तौर पर सुकून में नहीं रहता था। काश मैं उसे अपनी बेटी की तरह ना पाती, मुझे ये दुख न सहना पड़ता। या अल्लाह मेरी गोद हरी कर दे ताकि मैं ममता के इस दर्द से निजात पाऊँ। आज इस वाक़े को 7 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो किसी माँ की गोद औलाद से खाली न रखे। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।